अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूं। अपने आज के प्रोग्राम में हम इसराइल, अमेरिका और ईरान कशीदगी के हवाले से बात करेंगे। जब इस जंग का आगाज हुआ था तो इसके हवाले से काफी मिसकैलकुलेशंस थी और ये सोचा जा रहा था कि ये जंग बहुत कलील अरसे के लिए शुरू हुई है और जल्दी खत्म हो जाएगी और इसराइल और अमेरिका जल्द ही ईरान के ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे और अपने अहदाफ का हुसूल मुमकिन बना लेंगे। लेकिन हुआ इसके बरक्स और ईरान अभी तक बड़ी बहादुरी के साथ अपने दिफा के लिए डटा हुआ है। अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट देखें पूरी दुनिया पर तो ये जंग सिर्फ इन 3 ममालिक की हद तक नहीं रही बल्कि इसका दायरा काफी वसी हो चुका है और तमाम तर खलीजी रियासतें भी इसकी लपेट में आई हुई हैं। और ना सिर्फ इन ममालिक की इकोनॉमी बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इटसेल्फ अगर हम खाली इसराइल की बात करें जो ये जंग लड़ रहा है तो उसकी इकोनॉमी को अब तक 57 अरब डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है और अगर मजीद ये जंग जारी रही और तवील हुई तो ये नुकसान 70 से 75 अरब डॉलर तक जा सकता है। इस हवाले से अमेरिका और इसराइल अब जंग बंदी की तरफ जाने की कोशिशें कर रहे हैं और पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के साथ राब्ते में है ताकि इस जंग को बंद किया जाए। पाकिस्तान इस हवाले से फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा है और इन ममालिक के दरमियान कशीदगी को खत्म करने की पूरी सफारती सतह पर कोशिशें उसकी जारी हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें इसराइल के हवाले से तो पहले इसराइल यूनिसेफ की बातों को और उसके पैगामात को झुटलाया करता था। जब गजा के हवाले से यूनिसेफ उसको इंस्ट्रक्शंस देता था कि यहाँ पर जंग बंदी के अमल को मुमकिन बनाया जाए तो इसराइल उस वक्त यूनिसेफ की बात नहीं सुनता था। लेकिन अब खुद इसराइल यूनिसेफ को खत लिख रहा है कि ईरान के जरिए से ये जंग बंद करवाई जाए। इस हवाले से हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं, आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे कि वो इस जंग को कहाँ तक जाता हुआ देख रहे हैं और खित्ते में जो बदलती हुई सूरत हाल है इस पर उनका तज्जिया क्या है, वो हमें इस हवाले से क्या बताएंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मेरे साथ इस वक्त सबसे पहले तशरीफ रखते हैं मोहम्मद साले साहब जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं डेमोक्रेट्स ग्रुप इस्लामाबाद, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस्लामाबाद के, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेंबर इंटरनेशनल रिलेशन सोसाइटी यूके, चेयरमैन फॉरेक्स फ्रेंचाइज एसोसिएशन हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं तजीन अख्तर साहब जो एडिटर है पाकिस्तान इन द वर्ल्ड के, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से। पाकिस्तान और ये ईरान के ताल्लुकात पर 2 दहाइयों से काम कर रहे हैं और अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट के हवाले से तो इसकी सूरत हाल पर इनकी गहरी नजर है। तो इन दोनों से हम जानेंगे कि वो इस तमाम तर सिनेरियो को किस नजर से देखते हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी मैं। सबसे पहले साले साहब आपसे आगाज करती हूँ गुफ्तगू का। आप बताइए कि ये जो खित्ते की सूरत हाल है और जिस तरह से अमेरिका और इसराइल अब जंग बंदी की कोशिशों में लग चुके हैं और उनकी वो घबरा गए एक तरह से समझे तो डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में भी अमेरिका में ठीक ठाक कमी पेश आई है इस हवाले से, तो आप इस तमाम तर मंजरनामे को किस तरह से बयान करेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ये खासी बेरहम है और इसका देखिए इस जंग का जो आगाज है वो इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर आगाज तो कर लिया लेकिन पूरी दुनिया को खासी मुसीबत में डाल दिया है। और उनके शायद यही था कि ये शायद जिस तरह अमेरिका ने बाकी जितने कंट्रीज हैं वहां पे जारहियत करके, और ये भी रिसेंटली भी देखे ना एक आध कंट्री से उनके जो हेड ऑफ स्टेट थे उसको उठा लिया गया रातों रात, तो उस तरीके कार के मुताबिक ईरान के साथ भी वो करेंगे और ईरान शायद कोई 4 दिन में जो है वो रिजीम चेंज भी कर पाएंगे और उसको फतह भी कर लेंगे। लेकिन ये हसूल जो है ये शायद नामुमकिन हो सका और उनकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल अपना क्या कहते हैं वो फ्लॉप हो गई। अगर इस वक्त आप देखें तो ये नुकसान जो हुआ है वो पूरी दुनिया का हुआ है। जो पूरी दुनिया की मईशत है अभी तक वो स्टन एंड साउंड है। अभी तो ये तखमीना ही नहीं लगाया जा सकता कि पूरी दुनिया में जो नुकसानात है वो किस कदर हैं और कहां तक हो गई हैं। आप ये देखें कि गल्फ जिसको पूरी दुनिया जो है वो सिक्योर समझ रही थी, जिसमें कुवैत, बहरीन, ओमान, सऊदी अरबिया, यूएई और कतर, इन ममालिक में लोगों ने अरबा डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए और मुख्तलिफ इदारों ने जो है बड़े जो उनके मेन ऑफिस थे, उनके हेड ऑफिस थे, इवन जो दुनिया के सबसे बड़े बैंक हैं उनके जो हेड ऑफिस हैं वो भी
उन्होंने उनको इनवाइट किया और उन्होंने वहां अपने ऑफिसेस बनाए। लेकिन गल्फ ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये हम पे वक्त आएगा कि एक आबनाए हम्स बंद होने की वजह से हमारा जो तेल की सप्लाई पूरी दुनिया को जो हम 20 या 21% करते हैं वो भी रुक जाएगी, पूरी दुनिया के साथ हमारा राब्ता कट जाएगा, बल्कि इनसिक्योरिटी इस हालत तक हो जाएगी कि हमारे जो जहाज हैं 2200 जहाज जो है वो लैंड कर वो ग्राउंडेड है, वो ग्राउंड है। और इस वक्त की पोजीशन ओवरऑल ये है कि अभी तक गल्फ को इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि वो कितना एक नुकसान कर चुके हैं। जो इंटरनेशनल बड़े प्लेयर थे, देखिए वो जो इन्वेस्टर होता है वो वहां जाता है जहां पे सिक्योरिटी होती है, जहां पे उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होती है, जहां पे उसकी जान माल सिक्योर होती है। तो अब ये तो उनको अंदाजा हो चुका है कि इजराइल जो है और अमेरिका, ये अगर अभी इसको हट भी जाते हैं, अभी इसको जंग को क्लोज भी कर लेते हैं, वन स्टेप बैक हो जाते हैं, लेकिन ये सिलसिला जो है, ये जो एक डर और खौफ बैठ गया है इन्वेस्टर के जहन में, तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा पलटेंगे गल्फ की तरफ और गल्फ पे वो इन्वेस्टमेंट। देखे ना, पाकिस्तान में तकरीबन पाकिस्तान के 79 अरब डॉलर की ओवरऑल जो यहाँ के इन्वेस्टर हैं उन्होंने वहां इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान इस वक्त एक ह्यूज लॉस की तरफ जा रहा है। वो इसीलिए कि जो हमारे जितने लोग हैं वो ज्यादातर बिल्डर हैं, उनके ग्रे स्ट्रक्चर वहां पे खड़े हैं, बहुत सारी इमारतें हैं, उन इमारतों के बहुत हैवी किस्म के किराए हैं, उन्होंने बड़े हैवी किस्म के किरायों पे लिया हुआ है, लेकिन इस वक्त वो खाली हो रहे हैं, ऑफिसेस खाली हो रहे हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो टोटल डिफरेंट बन रहा है। तो इसीलिए जैसे पूरी दुनिया नुकसान से गुजर रही है, अब पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ किस्म के नुकसान से गुजर रहा है। देखिए पाकिस्तान में ये देखें कि तेल का तकरीबन कोई 85% हम जो है इसी अपने हम्स के थ्रू जो है पाकिस्तान तेल आया करता था, बिल्कुल, और वही हमारे इस्तेमाल में आता था, क्योंकि हमारी जो अपनी पैदावार है वो तो सिर्फ 15% है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक खुशकिस्मती आप यहां देख लें, आप ये देख लें कि हम तकरीबन कोई सालाना 108 जो है वो कार्गोज जो कतर से हमारे आते थे सालाना, उसके अगेंस्ट हम कोई तकरीबन कोई एक 3.67 अरब डॉलर का जो है वो ज़र मुबादला उसके ऊपर खर्च होता था। लेकिन शायद कतर की जो LNG है पाकिस्तान में अब इस वक्त की जो पिछले एक माह से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी और ज्यादा वहां से गैस सिर्फ 1-2 कार्गोज आए हैं। इसकी वजह क्या है, यहाँ पे एक सोलर सिस्टम जो है पाकिस्तान का, जो मुल्क की खपत का 25.3% जो है वो पूरा कर रहा है। आप ये देखें कि सोलर के ऊपर ये जो 25.3% चला गया है, इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है? इससे ये हुआ है कि जिसने सोलर लगाया है वो CNG को यूज नहीं कर रहा, वो आम लोकल घर की गैस यूज नहीं कर रहा, जो तंदूर की गैस है वो नहीं कर रहा, ठीक है, वही जो गैस है वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रही है। अच्छा, एक और बलूचिस्तान की हुकूमत को ये प्राउडली जो है ना वो अनाउंस कर देना चाहिए कि कतर की जो गैस है उसकी बंदिश की वजह से पाकिस्तान में जो सुई के मकाम पर और बाकी जहां जहां से भी कोटद्दू या बाकी जहां जहां से भी है वो गैस का निकलना जो है वो वाफर मिकदार में निकल रही है और ज्यादा मिकदार में निकल रही है। आप ये देखें, अगर आप रूटीन में देखें CNG पंप बंद हो गए थे, लेकिन दोबारा वो एक्टिव हो गए हैं, गाड़ियों में CNG डाल रहे हैं। CNG जो है वो कंपैरेटिवली पेट्रोल के अगेंस्ट जो है वो इस टाइम सस्ती पड़ रही है, तो वो उसका इस्तेमाल एक दोबारा शुरू हो गया है। तो पाकिस्तान इस वाइज जो है वो थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट जो यहाँ की जो सनती हम आलात थे, जो मेडिसिन थी हम बाहर से मंगाते थे, यहाँ पे आप किसी भी फार्मास्यूटिकल को आपका कॉल करें, वो कहेंगे कि हमारे पास लोकल ऑर्डर अब इतने ज्यादा हो गए, क्योंकि इंटरनेशनली हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, ना सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ हमारा इस वक्त लाइजोनिंग हो रही है, ना ईरान के थ्रू बाकी कंट्रीज के साथ हो रही है, जो जहाज जो है वो ग्राउंडेड हैं। तो इसीलिए वो लोकल ही खपत जो है वो एक खुदकार सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है, जिसकी वजह से एटलीस्ट हम जो है इस वक्त इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम अपनी लोकल खपत जो है वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सिलसिला कितनी एक देर तक कायम रहेगा, इस जंग को खत्म भी होना चाहिए, ठीक है, और इसमें जितने बड़े प्लेयर हैं जिस तरह चाइना और रशिया है, जो मेन रोल इस टाइम प्ले कर सकते हैं और कर रहे हैं, उनको ये रोल प्ले करके पूरी दुनिया को इस मुसीबत से निजात दिलानी जरूरी है। अच्छा तजीन साहब, आप क्या कहेंगे अगर हम अमेरिका में खाम तेल की प्राइस के हवाले से बात करें तो रिसेंट जो हम इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इस वक्त $103 में ट्रेड हो रही है वहां पर, तो क्या ये कीमतें आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में मजीद ऊपर जाएंगी या हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखें, ये तो एक पर्टिकुलर सवाल था जो आपको इनसे करना चाहिए था। मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन मैं बात करना पसंद करता हूँ जो कंसेप्ट क्लियरेंस होते हैं ना, ये जंग नहीं है, ठीक है। जंग होती है जब दोनों तरफ दोनों मुतहारब ग्रुप हों। यहाँ पे एग्रेसिव
انویژن ہے یہ. امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے. ایران اپنا ڈیفنس کر رہا ہے, ایران جنگ نہیں کر رہا. اور دونوں نے حملہ اس وقت کیا جب دونوں کا جو بڑا ہے امریکہ, وہ مذاکرات میں تھا. جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے عمان کی میڈیشن میں. اس لیے ایک تو یہ جو ایران ڈیفنس کر رہا ہے اور جنگ کر رہے ہیں یہ دو امریکہ اور اسرائیل. ٹھیک ہے. جہاں تک تیل کا معاملہ ہے, پاکستان میں بحران اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ابھی 1 مہینہ ہوا ہے نا جنگ کو, اس کو معاملے کو, تو انہوں نے تو کہا تھا کہ ہمارے پاس 1 مہینے کا سٹاک ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود انہوں نے 55 روپے بڑھا لیا. اب اس کے بعد پھر احسان بھی چڑھا دیا کہ ہم مزید نہیں بڑھا رہے اور سبسڈی دے رہے ہیں. جو قیمتیں ہیں وہ تو ظاہر ہے, اگر ہرمز سے جو 20% پیٹرولیم نکلتا ہے پوری دنیا کی ضرورت کا, وہ اگر نہیں گزرتا تو اس کے اثرات تو ہوں گے. اصل بات اس میں یہ ہے کہ یہ سارا تیل جاتا ہے ایشیا میں. ایشیا میں زیادہ تر حکومتیں جو ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, جہاں کی حکومتیں اپنے آپ کو عوام کو جواب دہ نہیں سمجھتی. وہ پھر اس کو یوز کرتی ہیں اپنی کوتاہیوں کو کور کرنے کے لیے. اگر آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہوئی, اگر آپ ملک میں بزنس اپرچونٹیز کو ترقی نہیں دے سکے, تو آپ اس شعبے سے وہ پورا کر لیں گے اور عوام کو یہ تاثر دیں گے کہ وہ دیکھو جی جنگ لگی. لطیفہ بھی چل رہا ہے کہ جنگ انٹارکٹیکا پہ لگی ہو نا, تو پاکستانی جو کریانہ فروش ہے اس پر اس کے بھی اثرات آ جاتے ہیں. تو ہمارے ملکوں میں ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تیل کی قیمت بڑھنا جو ہے اس کے پہلو اب اتنے ہیں. اب انہوں نے جو 20 روپے لیوی بڑھائی ہے, لیوی کے اوپر کبھی کسی اینکر پرسن نے, اتنے بڑے بڑے چینل ہیں, جغرافیہ تک کا ان کو پتہ کوئی نہیں ہے, اور بیٹھ جاتے ہیں انٹرنیشنل افیئرز. یہ جن لوگوں کو انہوں نے تیار کیا پی ٹی آئی کی طرف سے نون لیگ کو چور ثابت کرنے کے لیے, نون لیگ کی طرف سے پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چور ثابت کرنے کے لیے, وہ گڑوی بجانے والے لوگ ہیں. ان کو اب انہوں نے بٹھا دیا ہے ایران, اسرائیل, امریکہ پہ. وہ بھائی کہاں پی ٹی آئی پی ایم ایل این ایک گلی محلے کی لڑائی, ٹھیک ہے, اور نکڑوں والوں کی لڑائی, اور کہاں انٹرنیشنل لیول کی لڑائی. ٹھیک ہے. کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ ایران جی کمزور سا ملک ہے جی, صلح کر لینی چاہیے. وہ بھائی صلح وہ کرے جو لڑنے آئے ہیں, جو اپنا ڈیفینس کر رہا ہے وہ کیوں صلح کرے. ٹھیک ہے. اور آئل کی آپ جب بات کرتے ہیں تو پاکستان اس وقت ہم چھلانگے مار رہے ہیں. ہمارے جو سلیکٹڈ میڈیا ہے اس کو ایک ٹاسک ملا ہے کہ بھئی اچھالو اس کو کہ پاکستان چھا گیا, پاکستان پوری دنیا کی آنکھ کا تارا بن گیا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان مذاکرات کروا رہا ہے. اب میڈیشن کیا ہے, ڈائلاگ کیا ہے, اس میں فرق کیا ہے؟ ڈائلاگ جب امریکہ اور ایران کے درمیان شروع ہونا ہے تو اس کی نزاکت کیا ہے؟ یہ کوئی روٹین کا انٹرنیشنل ڈائلاگ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے پہلے ایس او پیز بنیں گے, پہلے دونوں جو ہیں تیار ہوں گے, ہاں جی ہماری طرف سے یہ ہیں شرائط, ان کی طرف سے یہ شرائط ہیں, ان پہ بات ہو سکتی ہے. یہ مراحل مہینوں لیتے ہیں. ابھی جو یہ ٹاسک دیا گیا ہے اور اس پہ وہ سارے کہہ رہے ہیں نہیں جی ایران صلح کر لے جی, نہیں جی ایران صلح کر لے جی, جس سے بات کرو. بھائی ایک تو بات یہ ہے جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ صلح کریں نا. بالکل. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے پہلے دن انہوں نے 170 بچے مارے ہیں اسکولوں میں, تو ایران کی یہ شرط تو مانے کہ کم از کم معافی مانگے. یہ ایران یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو ہمارے حوالے کر, ایران تو یہ کہہ رہا معافی مانگو. وہ معافی بھی نہیں مانگتے, وہ اکڑے ہوئے ہیں. جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے اور اس کے کمی کمین
चौधरी से डरा रहे होते हैं लोगों को, वैसा रोल है आपके मेन स्ट्रीम मीडिया का। और आयल के अब इतनी अहम पोजीशन है, जब हमारे लोग जो है डायरेक्ट राब्ते में हैं ट्रंप से, और ट्रंप जो है मोदी को वो रियायत दे देता है, ठीक है यार मोदी तुम रूस से भी सस्ता तेल ले लो, ठीक है तुम ईरान से भी ले लो। ईरान से उसको जा चुके हैं शिप मोदी को। तो जब पाकिस्तान अमेरिका का इतना काम कर रहा है कि ईरान को एंगेज कर रहा है, तो पाकिस्तान ईरान से क्यों नहीं ऑयल ले सकता? हमें क्यों सुनाते हैं कि भाई ये 500 रुपए पे जाएगा? उस ट्रंप से हमारी हुकूमत वो रियायत लेके जो आप कह रही हैं ये मजीद बढ़ेंगी, क्यों बढ़ेंगी? ईरान का तेल जो है 15 साल से हम लिख रहे हैं इसके ऊपर कि ईरान के बॉर्डर पे है बिजली की ट्रांसमिशन लाइन मौजूद है। आपका गवादर और जो गवादर के इर्द गिर्द का एरिया है बलूचिस्तान का, वो ईरान की बिजली से चल रहा है। वो 200 मेगावाट आप ले रहे हैं, 100 करके आपने ली थी। गैस की पाइपलाइन बॉर्डर पे मौजूद है 15 साल पहले से। पेट्रोल की पाइपलाइन बॉर्डर पे मौजूद है 15 साल पहले से, और इस पे मेरी चीजें छपी हुई हैं, रिकॉर्ड पे हैं, जिनको डिलीट या तब्दील नहीं किया जा सकता। तो आप इस पोजीशन का फायदा उठा के ट्रंप को ये तो बोले कि भाई ये जो तुम्हारी सैंक्शंस हैं, ये ऑयल और गैस ये वेपन्स नहीं हैं। इनसे मुसद्दक मलिक साहब थे पेट्रोलियम के मिनिस्टर, पूछा क्यों नहीं लेते जी, और ये अमरीकी पाबंदियां। भाई अमरीकी पाबंदियां इंसानी ज़रूरियात के ऊपर नहीं हैं, जो आम रोजमर्रा की अशिया हैं उन पे नहीं हैं। अमरीकी पाबंदियां हैं वेपन्स पे, जैसे आपका न्यूक्लियर की एक बार बात हुई कि ईरान को आप मदद दे रहे हैं। तो अभी जब आप इतने फेवरेट हुए हैं इस ट्रंप के, तो उस ट्रंप को बोलो मोदी को 2 इजाजतें दी हैं तुमने, हमें ये 1 इजाजत तो दे दो। तो ये अगर हम कर लें तो पेट्रोल, गैस, CNG सब कुछ आपको यहाँ पे पेट्रोल 100-150 रुपए में लीटर यहाँ पे मुयसर होगा। लेकिन ये तब होता है जब हमारे मुल्कों में हुकूमतें जो हैं वो ये समझें कि हम अवाम को जवाब दे रहे हैं। हमारी हुकूमतों को पता है हम अवाम को जवाब नहीं हैं, हम इस गेट से आते हैं, अवाम जो है वो वोट डाले ना डाले, इसलिए उधर से कीमतें बढ़े ना बढ़े, इन्होंने बढ़ा लेनी, इन्होंने हमारे ऊपर एहसान चढ़ा देना जी, अभी भी हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। साले साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से बात की है कि ईरान से कहा जाता है कि वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोल बैक करे, तो इसराइल और अमेरिका को भी अपना प्रोग्राम रोल बैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास भी, अगर हम इसराइल की बात करें, 200 से ज्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं, और अगर उसने इनका इस्तेमाल किया तो ये जंग तो फिर तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ सकती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर है, और जब ये बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बना तो उनका एक आईन है ओरिजिनली, जो अभी इनिशियली तो वो जाहिर है बोर्ड ऑफ पीस तो पीस कायम करने की जाहिर पोजीशन में नहीं है, वो इसीलिए कि वो तो फार्मूला ही फ्लॉप हो गया है। लेकिन उसमें ये इंटरनेशनली जो है बहुत सारी चीजें उसमें थी कि किस तरीके से कौन सा मुल्क जो है वो क्या रोल प्ले करेगा और किस तरीके से रोल प्ले होगा। देखिए, ये जो जंग है ना, अगर आप देखा जाए तो ये 2 बड़े हाथियों की या 3 बड़े हाथियों की जंग है। इसमें हमारा रोल जो है वो बहुत कम है। हम इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इस्लामी ममालिक हैं उसमें हमारा रोल अहम और बेहतर इसीलिए है कि हम भी एक एटमी मुल्क हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए हमारे पास वो सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। हम लाइफ जोनिंग अपने लेवल के ऊपर करा सकते हैं, लेकिन हम गारंटीज नहीं दे सकते। देखिए, ईरान गारंटी जो है वो देखिए, अगर अमेरिका जंग खत्म करना भी चाहे ना, या इजराइल खत्म भी करना चाहे, लेकिन ईरान ये जंग खत्म नहीं करेगा। अब नए हम जो है वो उसको, या जो गल्फ का जो ओवरऑल सिस्टम है उसको बहाल करने के लिए उसको गारंटीज की जरूरत है। उसको इस चीज का अंदाजा हो चुका है। देखिए, बात यह है कि जब से ट्रंप आया है उसने क्या किया है, दुनिया में अफरा तफरी जो है वो फैलाई, ठीक है, चाइना के ऊपर, चाइना के माल के ऊपर जो उनकी अपनी जो कास्ट है उससे भी बढ़कर उसके ऊपर तकरीबन 50% तक, वैसे तो 30% है, लेकिन मुख्तलिफ आइटम ऐसी हैं जिसके ऊपर उन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं। अब चाइना को ये चीज नजर नहीं आ रही, पूरी दुनिया में इस टाइम 79% एक्सपोर्ट है चाइना की, जो पूरी दुनिया को माल दे रहा है,
اور بہت سارا جو اس میں مال ہے تقریباً جو 42 یا 43% ہے وہ امریکہ میں جاتا ہے. تو امریکہ میں جو اس ٹائم اس کی سپلائی ہے وہ تو لاس میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر جو دیکھیں انٹر بینک کے ذریعے پوری دنیا میں جو ڈالر کا سسٹم جو ہے متعارف کرایا گیا 1967 میں, اور اس کے بعد یہ عرصہ دراز سے اس کو چینجنگ نہیں لایا گیا. $13 جو ہے پر ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایٹ اینی کاسٹ جو ہے وہ امریکہ نے اس ٹرانزیکشن کے تھرو کمانا ہے. یہ اربہ ڈالر جو ہے وہ منتھلی وہ اس میں کما رہا ہے. تو انٹرنیشنل کرنسی کے طور پر یوان جو چائنیز کرنسی ہے اور رشین ربلز جو ہے وہ انٹرنیشنلی ان میں بھی ٹریڈ جو ہے وہ بھی چاہ رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایران کو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, وہ اس لیے کہ 47 ایئر سے وہ مختلف قسم کی سینکشن کے اندر وہ جی رہا ہے, وہ تو جی رہا ہے نا, اس کو تو مسئلہ کوئی نہیں. لیکن رشیا جو ہے اس کا آئل جو ہے وہ اس کے اوپر بھی پابندیاں تھی. تو رشیا انٹرنیشنل مارکیٹ کو وہ آئل جو یہاں پر 67 روپیز میں گلف دے رہا تھا وہ $41 کے اوپر دینے کو تیار تھا, لیکن امریکہ کی سینکشن کی وجہ سے, مختلف قسم کی ان کی چپلش کی وجہ سے وہ نہیں جا رہا تھا. پھر جو ان کا اسلحہ تھا چائنا کا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ نہیں ہو رہا تھا, اور انٹرنیشنل مارکیٹ ہو بھی رہا تھا تو وہ اس کی جو سپلائی تھی, ان کی جو پیمنٹس تھی وہ پھنس جایا کرتی تھی. وہ ہمیشہ جو لوکل جو ان کا گرین چینل ہے اس کے تھرو پیمنٹس نہیں ہوتی تھی, اسی لیے وہ اسلحہ نہیں ہو سکا. ایسے ہی بہترین قسم کا جو اسلحہ ہے اپنا کہ رشیا کا ہے وہ بھی مارکیٹ نہیں ہو رہا تھا. تو اب یہ اوریجنلی امریکہ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ اس نے تو اس امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا ہے. اسرائیل اس پلیئرز کی طرح نہیں ہے, اس کی انویسٹمنٹ امریکہ میں بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اوریجنلی امریکہ, چائنا اور رشیا ان تینوں کے درمیان اب پوری دنیا کا نظام جو ہے ایک دفعہ نئے سرے سے, وہ جس طرح وہ تھرڈ ورلڈ وار ہوتی ہے نا, اور اس کے وار کے بعد جو ہے نا چیزیں نئی سیٹلمنٹ ہوتی ہیں, اب یہ نئی سیٹلمنٹ ہوگی. جب یہ سیٹلمنٹ ہو جائے گی تو چائنا اور رشیا جو ہے یہ ایران کے گارنٹر ہوں گے, اور ہم بھی سرخ روس میں ہو جائیں گے. امریکہ تو چاہتا تھا کہ رشیا سے تیل ہی نہ لیا جائے, اب رشیا سے ہی تیل ہر جگہ جا رہا ہے. رشیا تو دیکھیں, رشیا نے تو خود آفر کر دی ہے نا, وہ تو دیکھیں $41 جو ہے نا اس کے اوپر بھی اس کو فائدہ ہے, وہ تو آئل پوری دنیا کو دینے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کا گلف, اچھا دوسری بات یہ کہ گلف کے اوپر جو ڈیپینڈنسی تھی نا اس کو یہ کم کرنا چاہتے تھے. وہ اسی لیے کہ انٹرنیشنل جو سٹاک تھی یا جو انٹرنیشنل انویسٹر تھا وہ بڑی تیزی سے گلف موو کر رہا تھا, وہ اس کو سیکیور کر رہا تھا کہ جی گلف جو ہے بڑا سیکیور ہے. لیکن ایک دفعہ دیکھیں جس بات یہ ہے, آسٹریلیا ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, اور بہت سارے جزیرے ہو گئے, بہت سارے ممالک ہو گئے, وہ اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ ہماری طرف کب چیزیں آئیں گی, ہمارے جو سٹاکس ہیں یا ہمارے پاس جو انویسٹمنٹ ہے وہ کس قدر ہوگی, ہمارے پاس ریل پیل کب ہوگی. تو وہ ریل پیل پوری دنیا میں نئے سرے سے وہ جانی شروع ہو گئی ہے. لیکن اوریجنلی جو گارنٹر ہے وہ رشیا اور چائنا ہی ہوں گے, جس کے بعد یہ جنگ بندی ہوگی, اور وہ تبھی ہوگا جب امریکہ کھلم کھلا ان کو بورڈ آف پیس میں بلا کر یا ان کے ساتھ جو شراکت داری ہے اس کو پراپر بانٹے گا. جب یہ پوری دنیا کا جو سسٹم ہے, جو پروفٹ ہے وہ بانٹنا شروع ہو گیا تو یہ ایک نئے سسٹم میں چلا جائے گا. اب یہ دیکھیں ریسنٹلی کہ ایک بہت بڑا بلاسٹ آلموسٹ آنے والا ہے کہ یو کے جو ہے اس کی تقریباً پوری دنیا کی جتنی بھی انشورنس کمپنیز ہیں 41% جو ہے اس کا یو کے کا رول ہے. اب وہ جتنے بھی ہوائی جہاز تھے, چاہے وہ کسی بھی قسم کے بحری جہاز تھے یا یہ تیل سپلائی والے جہاز تھے, ان تمام کی جو ہے وہ انشورنس کمپنیز کے تھرو اوریجنلی انشورنس وہ کرتی تھی, اور ان کی بڑی ہیوی قسم کی جو اماؤنٹس تھی وہ یو کے پاس موجود تھی. لیکن پچھلے تقریباً کوئی 1 مہینہ اور 2 دن یا 3 دن نے یا 4 دن نے وہ ان کو زمین پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اور جب یہ اچانک یہ ایک دم اپنا لاس جو ہے شو کریں گے تو پتہ نہیں پوری دنیا کی سٹاک ایکسچینج کا کیا ہوگا, اور پھر جو انویسٹر ہیں وہ کون کہاں پہ کھڑا ہے اس میں پتہ چلے گا. بڑھتے ہیں تزین صاحب کی طرف اور ان سے مزید جانتے ہیں کہ گلف کے اوپر ان کی ایک بڑی گہری نظر ہے, ان کا بڑا گہرا مطالعہ ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے. ان سے جانتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتائیں گے. تزین صاحب, اگر ہم یہ گلف اسٹیٹس کی بات کریں تو اب جیسے اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس معاہدہ کیا ہے. پھر اگر ہم قطر کی طرف دیکھیں تو قطر نے ترکی کے ساتھ ڈیفینس معاہدہ کیا ہوا ہے, قطر کا یو کے ساتھ بھی ڈیفینس معاہدہ ہے. پھر ہم عمان اور بحرین کی طرف دیکھیں تو انہوں نے بھی یو کے ساتھ ڈیفینس معاہدہ کیا ہوا ہے, یوکرین نے بھی کر لیا. بالکل. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام تر ممالک ان کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ڈیفینس معاہدے سے جڑ چکے ہیں. تو اگر آگے جا کر وقت آتا ہے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو کے بھی ان ممالک کے ساتھ مل کر اس جنگ کا حصہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ اور جو خلیجی ریاستیں ہیں یہ جو ساری اس جنگ کی لپیٹ میں آ چکی ہیں, ان کا رول آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو اپنے اڈے دے دیے ہیں, تو ان کو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نہ کہ ایران جو ایک اسلامی مملکت ہونے کی حیثیت سے اس کا ساتھ دینا چاہیے؟ دیکھیں, یہ آپ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن, بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں
اب تجزیہ جو ہے نا یہ بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے. آپ ایک طرف سے تجزیہ لے کے آئیں گے تو دوسری طرف سے پھنس جائیں گے. وہ اس طرح کہ اب پاکستان اور سعودیہ ڈیفینس پیکٹ کو لے لیں, ٹھیک ہے, اس میں ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ ڈیفینس پیکٹ جو ہے اس کا اطلاق اس وقت نہیں ہوگا جب سعودی عرب کے ساتھ دوسرا ملک جو ہوگا انوار وہ بھی مسلمان ہوگا. اتنا تھوڑا سا ہمارے جو ہے نا جو ملٹری حکام ہیں اور ہماری گورنمنٹ ہے یہ ان نزاکتوں کا لحاظ ذرا کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور اب چونکہ جب معاہدہ ہو رہا تھا, دیکھیں نا کامن سینس کی بات ہے نا, جب سعودیہ سے ڈیفینس پیکٹ ہو رہا تھا تو اس وقت ہمیں پتا تھا اچھی طرح کہ خطے میں سعودیہ کی کس کے ساتھ مخالفت ہے, ایران کے ساتھ, ٹھیک ہے. لہذا ایک تو یہ بات کلیئر ہے کہ پاکستان کسی بھی طور پر ایران کے خلاف نہیں جائے گا, چاہے وہ سعودی پیکٹ کے حوالے سے آپ سوال کریں, امریکہ سے کریں. پاکستان کی سچویشن تو کافی پھنسی بھی ہو گئی ہے, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف سعودی عرب ہے. وہ کمپلیکیشن جو ہے نا وہ آپ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے, ان کے لیے بھی ہے, ملکوں کے لیے بھی ہے. ہم نے تجزیہ کرنا ہے تو ہمارے لیے اس لیے ہمارے لیے پیچیدہ ہے, ملکوں کے لیے اس لیے ہے کہ انہوں نے اب ہمارے لیے ایران بھی اہم ہے. بالکل. سعودی عرب جو ہے وہ مالی اعتبار سے بھی اور حرمین شریفین کی وجہ سے بھی, اور ہمارا 15-20 لاکھ بندہ وہاں پہ کام کرتا ہے, اس وجہ سے بھی, یو اے بھی اسی وجہ سے 15-20 لاکھ وہاں پہ کام کرتا ہے. آپ کا ٹوٹل اگر 80 لاکھ اوورسیز آپ کریں تو اس کا آدھے سے زیادہ حصہ تو ان 2 ملکوں میں ہے. بالکل, ٹھیک ہے. ایران میں کوئی نہیں ہے, لیکن ایران ہمارا پڑوسی ہے, بارڈر لگتا ہے, ہم ایران کے ساتھ اس پوزیشن میں نہیں جا سکتے جنگ میں, ٹھیک ہے. تو اس پہ پاکستان کا نو ہے. سعودی عرب بھی کبھی نہیں چاہتا, آج کے دن اس ٹائم تک سعودی عرب کی یہ بالکل پالیسی نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ براہ راست جنگ ہو. بالکل. کسی خلیجی ملک کی نہیں ہے, اور وہ صرف اس وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں, اور ایران بار بار کلیئر بھی کر چکا ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 2-3 سال پہلے وانگ جی جو چائنیز فارن منسٹر ہیں, انہوں نے دونوں کے فارن منسٹرز کو بلا کے صلح کروائی تھی, ٹھیک ہے. تو نہ قطر نہ بحرین کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ جنگ ہو, خاص طور پر ان دنوں میں جبکہ ایران نے اب دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے نا. بالکل. ایران لڑ رہا ہے, ایران آج بھی میزائل مار رہا ہے, ٹھیک ہے. کہاں گئی ٹرمپ کی وہ بڑک کہ بھائی یہ 3 دن میں ہم نمٹا کے تو آ جائیں گے, جیسے انڈیا نے کہا تھا جی ہم صبح انٹر ہوں گے, BRB کراس کریں گے, جم خانہ میں جا کے ہم دوپہر کا کھانا کھائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ سچویشن بالکل مختلف ہے. اب مور اوور ٹرمپ نے جو زبان استعمال کی اس پورے خلیجی ممالک کے سب سے بڑے آدمی کے خلاف, محمد بن سلمان کے خلاف, ٹھیک ہے. اس کے بعد تو اربوں کی آنکھ کھلنی چاہیے نا کہ ایران ٹھیک ہے بھائی, ہم نے یہ ابھی آیا تو ہم نے $500 ارب بھی اس کو سرمایہ کاری کی, اس کے داماد کو بھی سرمایہ کاری کی, اور یہ ہمارے بارے میں یہ لینگویج استعمال کرتا ہے. پھر اس سے پہلے اس مہینے میں جو اس کا سو کارڈ ڈیفینس کا ایک وہ ہوا کھڑا تھا کہ بھئی یہ ہمیں بچا لے گا, وہ نہیں بچا پایا. وہ تو اس کے اپنے ایران نے US کے ایسیٹس کو نشانہ بنایا نا. ایران نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم سعودی عرب پہ حملہ کریں, تو وہ اپنے ایسیٹس نہیں بچا سکا وہ, ٹھیک ہے. اب مالیت کے اعتبار سے بھی آپ بات کر رہی تھیں کتنے ارب ڈالر لگ چکے ہیں. اس وقت جو ٹام ہاک میزائل ہے امریکہ کا وہ کم از کم کچھ $40 لاکھ کا ایک ہے, اور 800 وہ استعمال کر چکا ہے امریکہ, ٹھیک ہے. اور اس سے امریکہ کے اندر جو ہیں اسرائیل اور امریکہ دونوں میں مظاہرے شروع ہو چکے ہیں کہ بند کرو یہ جنگ, ٹھیک ہے. تو اس سینیریو میں جو آپ کا سوال ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پر یہ بات آئے گی کہ ٹرمپ دیکھیں وہ ڈیسپریٹ, کل اس نے سٹیٹمنٹ دیا نا. اب میں اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتا ہوں DT فار ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ DT فار
डेस्परेट टेम्परामेंट, ठीक है। कल उसने जो बातें की कि जाओ अपना अपना तेल खुद लेके जाओ, हम जिम्मेदार नहीं, अपना डिफेंस खुद करो, तो ये एक मायूस और हारे हुए आदमी की है ना। इसका मतलब है कि जब ट्रम्प को नेटो ने नहीं सपोर्ट किया, जिसका मेंबर है बिल्कुल अमेरिका, बिल्कुल, जब नेटो ने नहीं किया तो पाकिस्तान पर ये बात नहीं आएगी कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क की तरफ से किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग में हिस्सा ले। सोहेल साहब, आप मुझे बताइए कि जो दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है, और इसको आप किस नज़र से देखते हैं, प्लस चाइना के हवाले से क्या कहेंगे कि वहाँ पर भी डार साहब दौरा उन्होंने करना है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि इससे कोई फ़ायदा होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त ज़रूरत थी, जैसे ही जंग का आगाज़ हुआ था ना, तो और गल्फ इससे मुतासर सबको नज़र आ रहा था कि गल्फ इससे मेन मुतासर होगा, इस्लामी ममालिक ज़्यादातर जो है वो और उनका जो मईशत है मुतासर होगी। उस वक्त फ़ौरन जो है OIC की जो है मीटिंग करनी चाहिए थी, उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल करनी चाहिए थी और मुलाकात करनी चाहिए थी पाकिस्तान समेत, और उसका एक एजेंडा जो है वो बोर्ड ऑफ पीस को प्रेजेंट होना चाहिए था कि भाई बोर्ड ऑफ पीस का मकसद क्या था, किस वजह से हम लोग इसमें आए और कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमने कहा। अब ये देखें ना, सऊदी अरब ने तकरीबन $1 अरब की, अमेरिका में जब ये ट्रंप आया है तो $1 अरब की अनाउंसमेंट की कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें उन्होंने $212 अरब जो है का तो एक बड़ा हैवी किस्म का जहाज और बड़ा खूबसूरत जहाज उनको तोहफे में पेश किया, ठीक है। अच्छा, अब वो नहीं हो सका, वो इसीलिए कि उस वक्त शायद गल्फ के जहन में ये चीज थी कि ये 2-4 दिन की जंग है, ये खत्म हो जाएगी और उसके बाद एक रिजीम चेंज हो जाएगा, और हालात जिस तरह आम तौर पर बाकी देखे ना, बात ये कि इससे पहले सदाम हुसैन के साथ हुआ, उससे पहले बाकियों के साथ हुआ, तो उसी तरीके के हालात होंगे, चीजें हो जाएंगी। लेकिन अब इन चीजों का अदराक उनको होना शुरू हो चुका है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ईरान को हजम करना, ईरान को जो है ना डैमेज करना, ये कोई इतना आसान नहीं है। इसने तो पूरी दुनिया को हिला दिया है। लेकिन अब वो सिर्फ ईरान नहीं है, देखिए उसके पीछे जो है वो चाइना है और उसके पीछे रशिया है। वो इसीलिए कि ये बाकायदा देखिए ब्लॉक बने हुए हैं, जैसे इजराइल, इंडिया और अमेरिका और मुख्तलिफ इस तरह के कुछ ममालिक हैं जिनका एक ब्लॉक बना हुआ है, जो पूरी दुनिया में चाहते हैं कि पूरी दुनिया के तेल के ऊपर भी कब्जा कर लें, पूरी दुनिया की जितनी मादनियात हैं उनके ऊपर भी कब्जा कर लें। अगर खुद कब्जा नहीं कर सकते तो इस तरीके से एक हैवी किस्म के एग्रीमेंट कर लें ताकि वो जगह उनसे, जिस तरह साउथ अफ्रीका वगैरह, ये वो नाइजीरिया में इस तरह के एग्रीमेंट किए हुए हैं 100 200 साल के, ताकि वो वहीं से वो मादनियात भी निकाल सकें और वो ले जा सकें, जगह को एंगेज करना चाहते हैं। इस चीज को बड़ा माइन्यूटली रशिया और चाइना देख रहे थे, और बैकग्राउंड के ऊपर ऐसा नहीं होता कि चीज नहीं होती। देखिए, बात यह है कि अभी तक इंटरनली जो है वो उसकी जो सिक्योरिटी है वो क्यों सेफ है ईरान की, अभी तक जो है कोई उनकी जो ओरिजिनल बात है वो बाहर तक क्यों नहीं निकली। देखिए, ये तो बात अभी शायद चंद दिनों में बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि जो ओरिजिनली जो 22-23 लोगों की जो काबीना थी इजराइल की, नेतन्याहू समेत वो गायब हैं, वो मंजर आम पे नहीं है। अगर मुख्तलिफ किस्म की उनकी वीडियोस आई भी हैं तो वो AI जनरेटेड हैं, या उनके जो ट्वीट हैं वो भी AI जनरेटेड हैं। अभी तक तो ये चीजें कंफर्म ही नहीं हुई कि क्या वो वाकई वो मौजूद हैं या नहीं है। ऐसे ही पूरी एक बड़ी लेयर जो है वो ईरान की 40 बंदों की जो लेयर थी, जो सुप्रीम कमांडर के साथ मिलकर जो है वो फैसले करती थी, वो लेयर खत्म कर दी गई। लेकिन उसका ये हुआ कि उनका सिस्टम इतना मजबूत है कि वो नई से उन्होंने लोगों को एंगेज किया। जिस तरह मुश्तबा खामनाई जो है वो आए, बाकी लोग सारे हुए, या उनके जो इवन प्राइम मिनिस्टर हैं या उनके जो सारे नए वजीर इवन जिराबली उन्होंने इंडेक्ट किए या उनको अपॉइंट किया, तो पूरा सिस्टम अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन ईरान का जो इंटरनल सिस्टम है अभी तक वो ब्रेक ये कर नहीं सके, इवन इंटरनेट के जरिए भी ये कोई जांच कर नहीं सके। जिस तरीके से दुनिया के इंटरनेट के से जो है वो हटकर चाइना ने अपना एक निजाम बनाया हुआ है ताकि उसकी जो सलाहियत है वो सिर्फ उसी के पास रहे, उसकी जो सिक्रेसी या प्राइवेसी है वो उसी के पास रहे, वही टेक्नोलॉजी सिस्टम ईरान के पास है। वो रशिया और उसके साथ चाइना के साथ तो चीजें लाइजोनिंग में आ रही है, उनको पता चल रही है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप ईरान का क्या है, या ईरान इसको कितना प्रोलॉन्ग करना चाहता है या कर सकता है, या ईरान के पास कितना असला है, या ईरान का असला किस किस जगह पर मौजूद है। वो इसीलिए कि ईरान का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें ना तो वो उसने जो अपने जो एटमी मवाद है, देखिए ये तो 2018 में जो उसने ऑलरेडी अमेरिका के साथ एक
मुआहदा कर लिया था जिसकी अमेरिका ने खिलाफ वर्जी की, और उसके बाद कि भाई हम एटम बम की तरफ नहीं जाएंगे, हम उसकी अफजूदगी को रोक देंगे। लेकिन अमेरिका बिल्कुल चाहता है कि उसको बिल्कुल क्लोज कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जी आप जो है वो कंप्लीट आप सरेंडर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब चूंकि दुनिया में ब्लॉक बन चुके हैं, और ये जो चाइना का ब्लॉक है ना, देखें सऊदी अरब भी इसका ऑलमोस्ट हिस्सा बन चुका है, कतर हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, मिस्र हो गया, यूएई हो गया, इवन पाकिस्तान भी हो गया। पाकिस्तान तो खैर पूरी दुनिया में लाजोनी कर रहा है और एक बड़ा पीसफुल रहना चाहता है, और चाहता है कि दुनिया में पीस और अमन कायम रहे। इसके लिए जो हमारे वजीर खारजा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि उनकी शब और रोज मेहनत है। हालांकि रिसेंटली जो है वो एक जगह पे वो गिरे हैं और वो डैमेज थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं, उनको चोटें भी आई हैं। इवन देन वो चाइना गए, और वो देखें खबर अभी जो है ना, वो खबर रसानी के काम इन तमाम जो स्टेक होल्डर है बड़े, इनके दरमियान ऐसे ही इन जो वज़रा हैं, वज़रा खारजा साहिबान हैं, उनके दरमियान होंगी, और ये एक इंटरनेशनली पैक्ट साइन होगा। हो सकता है कि देखें हमारी भी उसके अंदर किसी जगह पे हमारी भी लाइजोनिंग हो, हमारी भी गारंटी किसी जगह मौजूद हो। वो इसीलिए कि देखें हम एक एटमी मुल्क है इस्लामी ममालिक में, दूसरा ईरान के साथ हमारा तकरीबन 2700 किलोमीटर का बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, और हमारे अपने जो मुल्क के हालात हैं हमने उनको भी देखना है। लेकिन जिस तरह की देखें इस टाइम फायदा उठाने की जरूरत है, जिस तरह सर ने अभी कहा कि गैस की पाइपलाइन जो है वो ईरान ने ला के खड़ी कर दी है। अमेरिका से हमारी फर्स्ट डिमांड ये होनी चाहिए कि इसको अलाउ कर देनी चाहिए, ताकि कम से कम हमारे पास जो हम इतनी महंगी एलएनजी जो है वो कतर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास इजी हो जाए, हम इसको शुरू कर दें। अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो हमारी इंडिया बार बार जो है ना वो आकर जनाब अली और उसको डिस्टर्ब करता है और उसकी खिलाफ वर्जी करता है। देखिए इसका एक कानून जो है वो अमेरिका ही मुतारिफ करा सकता है, इसको क्लियर कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा रशिया के साथ देखिए, रशिया पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहा है, हम उसके साथ नहीं कर पा रहे। भाई क्यों नहीं कर पा रहे? इसको बिल्कुल वो ट्रेड वाली जो है चलनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो कश्मीर का एक देखे ना, हमारा इंडिया का प्रॉब्लम क्या है, हमारा दो कौमी नजरिया अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे बोन ऑफ कंटेंशन हमारा कश्मीर बना हुआ है। तो कश्मीर का जो मसला है वो इस टाइम ये जो गर्मा गर्मी है इसमें भी जो है हल तलब होना चाहिए। अगर इतने बड़े बड़े मसले हल हो रहे हैं तो ये कश्मीर का मसला भी इसमें हल होना चाहिए। तो पाकिस्तान को अपने पॉइंट्स जरूर जो है ना ये जो इस टाइम वर्ल्ड पीस है, बोर्ड ऑफ पीस की मैं बात नहीं कर रहा, जो वर्ल्ड पीस होना है उसमें ये सामने जरूर रखने चाहिए, ताकि दुनिया जो है वो कम से कम एटम से महफूज रहे। नहीं तो देखें बात यह है कि अगर हिरोशिमा और नागासाकी जो है ना, अमेरिका ने जितना एक जुल्म किया है जिसपे आज तक अमेरिका माफी नहीं मांग सका, एक दिन के वक्फे के साथ हिरोशिमा और नागासाकी पे 70,000 लोग लुकमा अजल बन गए हैं, ठीक है, और आज तक माफी नहीं मांगी। 2016 में बराक ओबामा जो है वो वहां पे एक पहली दफा इलेक्टेड जो सदर है वो वहां पे चाइना वहां गए और उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जो डिप्लोमेटिक वर्ड यूज किया कि शदीद दुख है हमें, लेकिन इसके अलावा उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई कि ये हम इस पे माफी मांगते हैं। अगर वो माफी मांगते तो जाहिर है डेफिनेटली बहुत सारे क्लेम्स जो है वो उनके सुपुर्द हो जाते, बहुत सारी चीजें हो जाती, लेकिन वो जो जुल्म उस वक्त हुआ है ये दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर देखें ना, नहीं तो अगर लेट्स से देखें अगर एटमी ये हद एक एटमी हद तक जाती है और इसका अमेरिका फैसला करता है या इवन रशिया करता है या इवन जो है इजराइल करता है, तो बात यह है कि फिर तो ये मामला जो है थर्ड वर्ल्ड वार से भी ऊपर चला जाएगा और आधी दुनिया इसमें तबाही की तरफ चली जाएगी। जो माशी तौर पर इस टाइम आधी दुनिया तबाह हो चुकी है, इसको ये जो वर्ल्ड पीस जो है ना एक सिनेरियो बन रहा है, ये इसको बचा सकता है। नज़ीर साहब, आप बताएं मुझे कि अगर हम अपना हरमुज की बात करें तो पाकिस्तान को इजाजत दी गई, वहां से पाकिस्तान के तकरीबन 20 के करीब जहाज गुजर चुके हैं अब तक, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पे पॉजिटिवली पड़ेगा और इससे क्या हमारे मुल्क में जो तेल की कीमतें हैं इसमें कोई कमी आने की उम्मीद है? क्योंकि पाकिस्तान में अब ये भी सोचा जा रहा है कि एक तरफ के जी पाकिस्तान को स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ लेकर जाया जाए, तो आप इस सिनेरियो को किस नजर से देखते हैं? देखें, तेल की कीमतें जो है ना वो तो हमने बात की काफी तफसील से जी, और अभी तो एक हारा हुआ ट्रंप जो है और छुपा हुआ नेतन्याहू और ईरान के लोग सड़कों पे हैं, जबकि ऊपर से सब बमबारी हो रही है और इजरायली जो हैं वो बंकर्स में हैं और तंग आ चुके हैं। तो अभी तो अब वापसी का रास्ता है, ठीक है, और जब आप नए हरमुज हमारे लिए खुली है और हम अमेरिका के लिए भी खैर सुगाली ऑयल शिप जो है अपने झंडे लगा के वहाँ से ला सकते हैं, तो अब तो हुकूमत के इस नैरेटिव में तब्दीली आनी चाहिए कि भाई ऑयल प्राइसेस मजीद बढ़ेंगी, अब तो रूटीन मैटर है, ठीक है। अभी ज्यादा अहम बात यह है कि एक डेस्परेट ट्रंप, बहरहाल वो एक पावरफुल
موسٹ پاورفل ملک کا موسٹ پاورفل بندہ ہے جو اس وقت مایوس ہے اور بے چین ہے، اور چونکہ انپریڈکٹیبل وہ پہلے سے ہی ہے، تو اب یہ نہ ہو کہ وہ کوئی بڑا قدم اٹھا لے۔ اس میں جا کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایران کے کچھ چنیدہ شہروں پہ وہ ہیروشیما یا ناگاساکی بنا سکتے ہیں۔ اس کا ہمیں دیکھنے ہیں کہ کیا خطرات ہیں۔ میرے خیال میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد سے لے کے اب تک امریکہ نے کسی ملک پر ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایک تو جو ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کر رہے ہیں اس طرح کہ جی ایٹم بم، اس میں یہ اپنے جاوید چودھری صاحب بہت بے چین ہیں کہ ایران صلح کر لے، ایران صلح کر لے، پتہ نہیں ان کا کیا مفاد ہے، اور انہوں نے یہ کیا جی کہ ایٹم بم چلا سکتا ہے۔ ایک وہ سہیل وڑائچ صاحب لگے ہوئے ہیں ایران صلح کر لے، ایران صلح کر لے۔ تو تاریخ جو ہے ہیروشیما ناگاساکی کے بعد یہ ہے کہ امریکہ نے نہیں کیا۔ اب اس میں بھی ایک چیز یہ آتی ہے کہ امریکہ کے پاس اب اس وقت شدید ترین بم وہ تھا 1945 میں، اب جو ہے اس کے پاس ایٹم بم، اس ایٹم بم سے ملتے جلتے قریب، ٹھیک ہے، جیسے ڈیزی کٹر کا ہم نے نام سنا جس نے جو تورا بورا ہوا یہاں پہ، ٹھیک ہے، جیسے B-52 ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ابھی تک اس نے ایران میں استعمال نہیں کیے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایران نے جو ڈیفینس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم ہمیں مار سکتے ہو، اور جو علی خامنائی صاحب ایک دے گئے ہیں نا پیغام، ان کو کہا گیا جی آپ پوشیدہ ہو جائیں، انہوں نے کہا بھئی میں پوشیدہ ہو گیا تو ایران جنگ ہار جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، میں سامنے رہوں گا اور پہلی قربانی میری ہوگی، جو ٹرمپ کہہ رہا جی میں ہٹ کروں گا تو میں قربانی دوں گا، سامنے رہوں گا تو عوام بھی کھڑے رہیں گے۔ اب 9 کروڑ آبادی ہے ایران کی، آپ کتنا 1 کروڑ مار لیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم مرنے کے لیے، وہ ان کا تو فلسفہ چلتا ہے نا کربلا سے، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو کہتے ہیں جی مارو، وہ تو بمباری ہو رہی ہوتی تو کلمہ حق پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اس کو ہرانے چلے ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ صبح جو آپ نے بات کی ہوتی ہے، دوپہر کو وہ اور شکل ہوئی ہوتی ہے، شام کو وہ اور شکل ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کے اپنے یو کے ہے نا سب سے قریب امریکہ کے، اور یو کے کو بھی چھوڑ دیں، کینیڈا ایک ملک ہے نا دنیا میں جو کہ امریکہ کا بالکل ایک قریبی ہمسایہ، میکسیکو کو الگ کر لیتے ہیں، کینیڈا کا امریکہ ٹرمپ کی اس پالیسی کے خلاف جانا یہ بڑا سبق ہے اس میں، کیوں کینیڈا کی کوئی فوج کوئی نہیں ہے، برائے نام ہے، بارڈر اس کا لگتا ہے امریکہ کے ساتھ سب سے زیادہ، اور وہ جو ہے وہ اس کو ٹرمپ کی بات نہیں مان رہا، تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اب امریکہ کے زوال کا وقت آ گیا۔ اگر USSR جو ہے اس میں سے 15 نئے ملک نکل سکتے ہیں، اس دنیا میں ہر بڑا کام ہمیشہ پہلی بار ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہندو بھی یہ کہتے تھے پاکستان نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، تو امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ ہاتھی جو ہے یہ کتنے دن لیتا ہے گرنے میں یہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن اس کے گرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور تیل کی پرائسز جو ہیں وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ان پرائسز کے اوپر پھر نہ تو پیٹرول پمپ چل سکتے ہیں، نہ ہی حکومت چل سکتی ہے، لوگ گاڑیاں بند کر دیں گے۔ حکومت کا بھی فائدہ یہ ہے کہ یہ بکتا رہے، تاجر کا بھی فائدہ یہ ہے کہ یہ بکتا رہے، اور جو لوگ نکال رہے ہیں اس کو اوپیک کے ممالک، ان کا بھی یہی فائدہ ہے کہ یہ بکتا رہے۔ جی اچھا سوری صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ اگر ہم بھارت کا رول دیکھیں تو بھارت اپنے آپ کو بڑا الگ تھلگ محسوس کر رہا ہے، کیونکہ تمام تر ممالک پاکستان سے رابطے میں ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جنگ بندی کے لیے بھی امریکہ پاکستان سے ہی کانٹیکٹ میں ہے، جبکہ بھارت سے کوئی اس حوالے سے کوئی جسے کہنا چاہیے نا کہ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو
इन तमाम तर चीजों को लेकर भारत में एक मनफी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है और उन्होंने बहुत सारे ऐसे फेक पेजेस बना दिए हैं सोशल मीडिया पर कि जिनके जरिए से वो पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ अजीबोगरीब किस्म की खबरें फैला रहे हैं। तो आप भारत का रोल किस तरह से देखते हैं कि वो मजीद इस हवाले से किस हद तक जा सकता है आगे? देखिए जी, भारत का बड़ा नेगेटिव रोल है और ये आज से नहीं है, ये कई दहाइयों से चल रहा है। आप ये देखें कि जो अभी रिसेंटली जो जयशंकर ने, उनके वजीर खारजा जो जयशंकर ने बयान दिया है कि जी पाकिस्तान एक इंटरनेशनल जो दहशतगर्दी है उसका मरकज बना हुआ है, तो बात यह है कि इस टाइम पाकिस्तान तो एक पूरी दुनिया में पीस के लिए काम कर रहा है, पूरी दुनिया उसको सराह रही है। इंटरनेशनली हर मुल्क जो है उसमें पाकिस्तान की जो आला की क़यादत है, जो इवन हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी जगह पर, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में एक मेन रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये तो चूंकि इंटरनेशनली ना, देखिए अगर आप देखा जाए तो भारत बड़ा तनहा खड़ा है और तनहा हो गया है, और वो सिर्फ मोदी की जो जारहियत की पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान के थ्रू कर रहा है। देखिए अभी रिसेंटली जो हमारी जो इंडिया के साथ जंग हुई है उसमें एक बड़ा शिकस्त फाश उनको लेनी पड़ी, ठीक है, और उनको इस चीज का सबक हो जाना चाहिए था कि पाकिस्तान कोई इस तरीके से ये लोहा का चना है, इसको जबाना जो है आसान काम नहीं है। उसके बाद वो जनाब अली उन्होंने अफगानिस्तान के थ्रू शुरू कर दिया। अच्छा, अफगानिस्तान के पास जितने भी देखे ना, पहले तो डायलॉग के जरिए पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उन्होंने बहुत कोशिश की कि अफगानिस्तान जो है वो जो अस्करी विंग्स है वहां पे और जो वहां पे दहशतगर्द हैं, जिसमें देखे ना 3 बड़े जो ग्रुप हैं उनके साथ बातचीत शुरू की। लेकिन अफगानिस्तान में बदकिस्मती ये है तकरीबन 24 के करीब ग्रुप हैं। अब वो ग्रुप जो है वो कई लाइजोनिंग में आ जाते हैं, कई उससे होते हैं जिनके पास किसी के पास 600 बंदा है, किसी के पास 1000 बंदा है, किसी के पास 2000 बंदा है। तो इसीलिए वो पाकिस्तान किसी न किसी सूरत किसी न किसी एजेंसी से MI6P जो है ना उनके पीछे वहां पे बैठी हुई है, वो इंटरनेशनली दहशतगर्दी करा रही है। अच्छा, इसमें राबी करा रही है, इसमें मुसाब भी करा रही है। तो इसीलिए वो जो अफगानिस्तान है ना वो इंडिया ने एक इंटरनेशनल दहशतगर्दी का मरकज बना दिया, लेकिन पाकिस्तान ने इतना भरपूर जवाब दिया। अभी रिसेंटली जो अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान में, आप ये देखें कि उसके बाद तकरीबन पिछले 25 दिन गुजर गए हैं, पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी हुई है? कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। क्यों? वो इसीलिए पाकिस्तान एक भरपूर जवाब दिया। ये पाकिस्तान को पहले देना चाहिए था अस्करी क़यादत को। अस्करी क़यादत को ये एक अच्छी बात है कि अफगानिस्तान के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी हैवी किस्म के उनके जहां पे असला मौजूद है, देखिए जो अमेरिका है वो तो वहां अरबा डॉलर का असला छोड़ के गया हुआ है। वही असला जो है वो पैसे देकर और लोगों को खरीद कर इंडिया जो है वहां से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने इंडिया की जो जारहियत है, ये जो एक मोदी का जो एक अजीब किस्म का ज़हन है और ये जो दहशतगर्दी है, ये पूरी दुनिया तक लानी बड़ी जरूरी है। ये वो टाइम है कि इंडिया के साथ चीजें तय होनी बहुत जरूरी है। बॉर्डर के ऊपर जो मामलात है वो होने बहुत जरूरी है। वो देखें, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को थोड़ा सा इस वक्त जो है पूरी देखें बात ये, कुलभूषण यादव जो है वो हमारे पास अभी तक जो है वो है, उसको सजा मौत देनी चाहिए जब चीजें कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई। इसी तरीके से और बहुत सारे दहशतगर्द हमारे पास हैं अफगानिस्तान के थ्रू जो हमने पकड़ लिए हैं या पाकिस्तान में, उनको दहशतगर्दी देनी, उनको जो सजा मौत देनी चाहिए ताकि उनको पता चले जनाब अली, ताकि वहां से जो दहशतगर्दी करने के लिए आए उसको भी ये पता हो कि हिम्मत ना हो, मैं मौत को गले लगाने के लिए जा रहा हूं। तो इसीलिए भारत का इंतहाई नेगेटिव रोल है और इंटरनेशनल दुनिया में इस टाइम पूरी दुनिया में देखिए भारत इसराइल जो है ये बिल्कुल एक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के वो है मरकज बन चुके हैं और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी नाज़रीन, हमारी बात हुई मोहम्मद सालेह साहब से और उसके साथ साथ हमारी बात हुई तज़ीन अख्तर साहब से, और जिस तरह से हमने इनकी रहनुमाई में ईरान, इसराइल और अमेरिका हालात के ऊपर बात की, तो सूरत हाल यही है कि आने वाला वक्त हो सकता है कि ये जंगबंदी की तरफ चला जाए और मुमकिन हद तक कोशिशें की जा रही हैं तमाम तर ममालिक की तरफ से कि इस जंग को ख़त्म किया जाए। और अगर हम अमेरिका की पोजीशन इस वक्त देखें तो तमाम तर जो यूरोपीय यूनियन है उसने भी अमेरिका को अकेला छोड़ दिया और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल तनहा हो गया है और उसका जो एक पॉपुलैरिटी का ग्राफ है डोनाल्ड ट्रंप का वो काफ़ी नीचे आया है। और यही वजह है कि ईरान जो है वो काफ़ी साबित कदमी के साथ अपने जो दिफा के लिए डटा हुआ है और उम्मीद की जाएगी कि आने वाला वक्त इस मुल्क के लिए बेहतरीन साबित हो और जल्द से जल्द जंग बंदी के अमल को यकीनी बनाया जाए ताकि जो पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी का आलम है और जो पूरी दुनिया की मईशत है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, वो स्टेबिलिटी की
کی طرف جا سکے. خصوصی طور پر اگر ہم خلیجی ریاستوں کی بات کریں تو وہ بہت متاثر ہوئی ہیں, ان کا ٹورزم بہت متاثر ہوا ہے. جو وہاں پر ایک بڑی تعداد میں پوری دنیا سے لوگ سیاحت کے لیے آتے تھے, وہاں پر وہ سارا کچھ ختم ہو چکا ہے. تو جنگ بندی کے ذریعے نہ صرف ان ممالک میں بلکہ ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بھی جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بحال ہوگا اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. یہاں پر میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.